राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र परंपरा में स्त्रियों के लिए सामाजिक नियम वर्ण आश्रम प्रथा के आधार पर बने थे, इसका आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो जब भी आपको पर्टिकुलरली मेंशन करके नहीं आएगा कि वो किस पीरियड का, ऋग्वेदिक या उत्तर वैदिक काल का मांग रहा है कंटेंट, तो आपको दोनों ही इसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हम इसकी आलोचनात्मक पहले हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल में किस तरीके से था, फिर हम उत्तर वैदिक काल के पहलुओं को भी यहाँ पर डालेंगे, तभी आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आंसर के रूप में जाएगा। तो ऋग्वेदिक काल में पहले हम देखेंगे कि इस टाइम जो थी सामाजिक वर्णाश्रम प्रथा के आधार पर कैसे परंपराएं थी स्त्रियों के लिए। तो इसमें पहला है कि ऋग्वेदिक काल में जिन स्त्रियों की चर्चा की जाती रही है वह संभवतः कुलीन वर्ग की थी। आम नारियों के विषय को नजरअंदाज कर दिया गया था। ऋग्वेद में देवी पूजन का उल्लेख है, तो पुरुष देवताओं की अपेक्षा उनका द्वितीयक महत्व रखा गया, यानी कि हमेशा जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी को ही यहाँ पर तरजीह दी गई। और फिर ये चीज ध्यान रखिए, ऋग्वेदिक काल में आपको स्त्रियों की स्थिति में उतनी गिरावट नहीं दिखेगी जितनी कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आएगी, किंतु स्वाभाविक रूप से वास्तविक नारी को उसके अनुरूप सामाजिक शक्ति प्राप्त थी। 1000 से अधिक ऋचाओं में से ऋग्वेद की केवल 12 से 15 ऋचाओं की रचना का श्रेय स्त्री रचनाकारों को जाता है। स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था, पुनर्विवाह भी वो कर सकती थी। तो इससे पता चल रहा है कि उस समय इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी, इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी। ऋग्वेद में भी किसी स्त्री पुरोहित की चर्चा नहीं की गई है। यज्ञ अनुष्ठानों में उनकी सहभागिता सदैव पत्नी के रूप में पति के सानिध्य में रही थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, इतना ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी। नारी का नियंत्रित सीमित अधिकार थे और उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक कुल में मंडल में प्रतिबिंबित स्थितियों की तुलना में ऐसा लगता है कि ऋग्वेदिक समाज में उतनी रूढ़िवादिता और हठ धर्मिता नहीं थी, जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि इस समय हमें इतनी ज्यादा रिजिडिटी वगैरह और रूढ़िवादिता नहीं दिखेगी जितनी कि उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल का वर्णन सुने तो इस काल में स्त्रियों के साथ विभिन्न संबंधों द्वारा पुरुषों को जोड़ा गया। श्री योषा जाया जैसे शब्द पत्नित्व के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। पति का अपनी पत्नी की जनन क्षमता पर पूरा नियंत्रण रहता था। यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा ही पुरुष को उच्च वैधानिकता प्रदान की गई थी। स्त्रियों को वर चुनने और स्वयंवर का भी अधिकार था। वहीं बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कि पुरुष अनेक पत्नियों को रख सकता है, किंतु स्त्रियों को एक पति ही पर्याप्त है। नारी को उत्तर वैदिक ग्रंथों में कई बार ऊंचा भी दिखलाया गया है। शतपथ ब्राह्मणों में देखा गया है कि पति पत्नी के बिना अधूरा होता है। फिर बृहदारण्यक ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है कि पुत्री प्राप्ति हेतु अनुष्ठान की चर्चा भी की गई है, किंतु वहीं उन्हें वेद अध्ययन से वंचित कर दिया गया। तो एक तरफ तो आप दिखा रहे हो कि आप पुत्री के लिए यज्ञ कर रहे हो या पुत्री को मांग रहे हो, अपने जीवन में उसकी इज्जत कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ ही वेद अध्ययन में उनको वंचित करते जा रहे हो। तो वहीं वर्णों में स्त्री की दशा लगभग शूद्र के समान हो गई। मासिक धर्म को लेकर पाबंदियां लगाई गई, उसके लिए बहुत तरीके की बातें आने लग गई। इसको अपवित्रता के साथ मासिक धर्म को जोड़ दिया गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता स्त्री को मासिक धर्म के समय बात करना, निकट बैठना, भोजन बनाना, प्रदूषण के साथ इसे जोड़ दिया गया, यानी कि स्त्री जब भी मासिक धर्म से गुजर रही होगी तो वो एक प्रदूषण के समान है। अतः वो जो भी चीज को छुएगी या जो भी चीज में जाएगी आएगी तो उसको दूषित माना गया कि वो दूषित कर देगी सारी चीजों को। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक अच्छी पत्नी वह है जो अपने पति को संतुष्ट करती है, पुत्र उत्पन्न करती है। स्त्री जो है उपहार की वस्तु बन चुकी थी। राजाओं को भेंट किया जाता था स्त्रियों को, या हम यूं कहें कि जब भी इनको कोई स्त्री पसंद आती थी या जिसको भी ये मांगते थे उनको दे दिया जाता था। केवल एक अवसर ऐसा था जब स्त्री का महत्व झलकता है, वह था एक ब्रह्मचारी निकलता था। तो पहली बार वह भिक्षाटन अपनी माता से ही गुरु पत्नी के रूप में लेता था। तो यही कहीं है जो उत्तर वैदिक काल में हमें आज भी जो है स्त्रियों की थोड़ी महत्वता देखने को मिलती है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीयकरण में वृद्धि और राजसत्ता का उदय स्त्रियों के अधिकाधिक अधीनीकरण के साथ ही हो रहा था। वहीं महिलाएं जो थी वो खेत की देखभाल, पशुचारण और दुग्ध उत्पादन वगैरह में सहायता करती थी। ऋग्वेद में विषपला
का जिक्र है, जो योद्धा स्त्री थी एक, जिसने युद्ध में अपना एक पैर खोया था। साथ ही गार्गी, मैत्री जैसी महिलाओं का भी जिक्र हमें मिलता है, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ न केवल वो शास्त्रार्थ किया, बल्कि अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करी, और एक ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने योग्यता हासिल करी। आई होप कि आपको ये इसकी क्वेश्चन की समझ बनी होगी। राधे राधे।